जय हिंद। जब हम आपको रोमियो हेलीकॉप्टर के बारे में बताए थे तो उसी वक्त बता दिए थे कि हमारा जो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाहे वो आईएनएस विक्रांत हो या आईएनएस विक्रमादित्य हो, दोनों की जो सबसे बड़ी खराबी है वो स्की जंप है। इस स्की जंप की वजह से कुछ समस्याएं आती हैं, जिस वजह से इसका जो ऑपरेशनल एरिया होता है वो लिमिटेड हो जाता है, जिससे कि हमें काफ़ी लॉस होता है। अब ये आईएनएस विक्रमादित्य इतना मॉडर्न होने के बावजूद अगर हम इतनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर झेलेंगे तो ये हमारी नेवी के लिए अच्छी नहीं है। स्की जंप का मतलब होता है कि जब रनवे पे फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ना हो तो रनवे सीधा ना हो कि आगे से हल्का सा इसे उठा दिया जाता है, जिस वजह से ये यहाँ आके जंप कर जाते हैं, जिसे स्की जंप कहते हैं। इस जंप की खराबी क्या होती है कि इससे ज़्यादा लोड को नहीं ले जाया जा सकता। स्की जंप होने के कारण जितने भी एयरक्राफ्ट होते हैं वो अपने फुल कैपेसिटी के हथियार को नहीं ले जा सकते, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उनको थ्रस्ट, अपना पावर इसी को उड़ाने में लग जाता है। इनकी ट्रेनिंग देने के लिए आर्टिफिशियल स्की जंप ज़मीन पर बनाया जाता है और यहाँ पे इन्हें ट्रेनिंग दिया जाता है। स्की जंप से हमको एक और घाटा क्या होता है कि हमें रनवे लंबा करना पड़ता है, जिस वजह से एयरक्राफ्ट का काफ़ी लंबा एरिया केवल खाली रखना पड़ता है उसे टेक ऑफ कराने के लिए। ये जो MiG-29 के है, इसके विंग्स जो हिल रहे हैं यही डायरेक्शन को डिसाइड करते हैं। ये स्की जंप करेगा, यहाँ से गया और ये इस वाले एरिया से ये स्की जंप कर गया यहाँ से, लेकिन ये लोड ज़्यादा नहीं ले जा पाएगा उस वहाँ पर। जबकि अमेरिका के सुपर कैरियर्स को देखेंगे तो उस पर स्की जंप नहीं है, बल्कि उसके सुपर कैरियर खाली रहते हैं, एकदम सपाट, जिस वजह से यहाँ पर हम लोग एक दूसरी टेक्नोलॉजी का अमेरिका वाले प्रयोग करते हैं जिसे कैटापुल्स कहते हैं। वो गुलेल की तरह जहाज को पकड़ के उड़ा देता है, जिससे कि उसके केवल छोटे से एरिया को हम लोग टेक ऑफ और के लिए यूज़ करते हैं। बाकी एरिया को हैंगर के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एयरक्राफ्ट को वहाँ पर कैरी कर सकते हैं उसके हैंगर वाले एरिया में। कैटापुल्स की मदद से भारी विमानों को आराम से हम उड़ा सकते हैं। इसमें एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। जहाज को यहाँ लगा के आप नीचे के एरिया में देखिएगा यहाँ पर, तो इसके चक्के को नीचे से पकड़ लिया जाता है और जहाज के डेक के नीचे, डेक जो होता है जिस पे जहाज चलती है उसके नीचे एक मशीन रहता है जो तेजी से उसे फेंकता है और इसका इंजन भी ऑन रहता है। तो यहाँ नीचे से इसके चक्के को फंसा दिया गया, वो कैटापुल्स इसको पकड़ लिया है और यहाँ पर देखेंगे तो इंजन भी इसका चालू है। आप यहाँ एक चीज़ गौर करेंगे तो पीछे एक दीवार टाइप की उठा दी गई है। ये जानबूझ के उठाया गया है कि जब नीचे से कैटापुल्स इसको फेंकेगा और ये इंजन भी थ्रस्ट लगाएगा तो पीछे दीवार टाइप का रहेगा, तो थ्रस्ट लेने में आसानी होगी। जैसे दौड़ते समय धावक जो होता है गड्ढा खोद के पैर फंसा लेता है उसमें, ताकि झटका तेजी से आए। जब ये उड़ जाता है तो इसको डाउन कर दिया जाता है। आप देखेंगे कि इसमें उठाने वाला सिस्टम लगा हुआ है। इससे फायदा क्या होता है कि रनवे छोटा भी रहे और हैवी वेट से आदमी उठा सकता है। आप इस सुपर कैरियर को देखिएगा तो यहाँ से ये लोग टेक ऑफ के लिए सोच रहे हैं। सोचिए, बस इतना ही एरिया इनको टेक ऑफ के लिए चाहिए, बाकी का ये वाला एरिया खाली है। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको बस ये छोटा सा एरिया जो फ्रंट पोर्शन है ये आपका टेक ऑफ के लिए है यहाँ पर, और पूरे पीछे के एरिया हैंगर के लिए। पीछे के एरिया में हम लोग लैंडिंग का सिस्टम बना सकते हैं। जब टेक्निक के मदद से फेंक के उड़ा सकते हैं तो टेक्निक की मदद से पकड़ के रोक भी तो सकते हैं। आप यहाँ देखिए, ये ब्लू वाला जो एरिया है ये टेक ऑफ के लिए रिजर्व कर दिया गया और ये रेड वाला एरिया है लैंडिंग के लिए रिजर्व कर दिया गया। टेक ऑफ को आराम से कैटापुल्स कर दिया, लैंडिंग को करने के लिए हम अरेस्टेड लैंडिंग करते हैं। अगर छोड़ देंगे जहाज को इस पर से उतरने के लिए तो इतने छोटे एरिया पे जहाज नहीं उतर पाएगा, इसलिए जैसे जहाज उतरता है उसको पकड़ के अरेस्ट कर लिया जाता है, तो उसी को कहते हैं अरेस्टेड लैंडिंग, फंसा के रोक लिया जाता है। अरेस्टेड लैंडिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें पायलट को बहुत ही सूझबूझ से जहाज जब नीचे ले आता है तो उसमें देखेंगे तो नीचे से एक हुक टाइप का ऐसा लटका लेता है। ये हुक क्या करता है कि जब जहाज डेक पर उतरेगा तो यहाँ देखिए, यहाँ रस्सी है, यहाँ पे 4-5 रस्सियाँ होती हैं लाइन से, जिसे अरेस्टेड वायर कहते हैं। इन्हीं के बीच में पायलट को अपना हुक को ले आना होता है। यहाँ देख रहे होंगे, आपको क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसलिए हम यहाँ बना दे रहे हैं। इस हुक को पहले में फंसा तो ठीक है, दूसरा में, तीसरा में, कोनों में नहीं फंसा तो जाके वो पलटी गिर जाइए, उलट जाइए, उधर गिर जाएगा। तो अरेस्टेड लैंडिंग जरूरी होता है। तो अरेस्टेड लैंडिंग की मदद से हम लैंडिंग की एरिया को घटा देंगे और कैटापुल्स की मदद से हम टेक ऑफ की एरिया को घटा देंगे। बाकी बड़े एरिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार और जहाज़ों को रख सकते हैं और कैटापुल्स की मदद से हैवी लोड को भी उड़ा सकते हैं। कैटापुल्स में क्या होगा, ये वाला जो ट्रिगर है यहाँ पर ये जाके अपने जो व्हील है नीचे का, इसको ले जाके वो फंसा देगा। ये अपना चक्का वहाँ पर ले जाके फंसाएगा और वो जो नीचे से है वो पिस्टन पर लगा हुआ है, ये वाली मशीन बहुत तेज भागेगी और ये कितने भी लोड को खींच सकती है। ये यहाँ ले जाके अपने चक्के को फंसा देगा।
जब ये चक्का लॉक हो जाएगा तो ये नीचे से मशीन इसको पकड़ ली है, और ये यहाँ पर दूसरा एक ये फर्स्ट रनवे हो जाएगा, एक ये सेकेंड रनवे है, इसको फंसा के रेडी रखा गया है, ये अपना रेडी होने में लगा हुआ है। ये वाले रनवे बेल्ट पर यहाँ से इसको पूरी तरह फंसा के लॉक कर दिया गया है। इसको क्लियरेंस मिलते ये उड़ गया, यहाँ पर इतने छोटे से रनवे में उड़ गया। ये पीछे वाली दीवार इसको थ्रस्ट देगा और ये पूरी तरह से फंस चुका है, ये मशीन के सहित जाएगा और छोटे से रनवे में आप देखिए यहाँ से टेक ऑफ करके चला गया। फुल लोड के साथ वो टेक ऑफ किया है। ये कैटापुल्स का सबसे बड़ा फायदा होता है। यहाँ आप देखिए ये अरेस्टेड लैंडिंग कर लेगा। वो कई सारे वायर थे, उसमें एक में ये अपना हुक को फंसा लिया अरेस्टेड लैंडिंग से, वरना अरेस्टेड लैंडिंग नहीं करता तो उस पर जाके ये गिर जाता। यही तार है जो इसको एक छोटे से रनवे पे रोक दिया और पूरे एरिया को खाली कर सका। ये अपने विंग्स को मोड़ लिया है। अरेस्टेड लैंडिंग में काफ़ी सूझबूझ की जरूरत पड़ती है, वरना इसमें ना फाइटर एयरक्राफ्ट के गिरने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। यहाँ बहुत ही सावधानी से उतारना पड़ता है। वहाँ हल्का सा भी मिस्टेक होने पर जहाज का गिरना फिक्स रहता है एयरक्राफ्ट कैरियर से उस। कैटापुल्स और अरेस्टेड लैंडिंग से फायदा ये हुआ कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर ना होकर सुपर कैरियर हो गया। इतनी ज्यादा मात्रा में इसको विमाने लगा दिया गया, और ये सुपर कैरियर जिस देश के आगे पहुंचेगा ना, ये चलता फिरता एकदम समझिएगा तो एक तो पूरा बेस है, एक तो आर्मी बेस है। यहाँ पर 20,000 सैनिकों को लेकर चल देगा ये। इस डेक की चौड़ाई कितनी होती है आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में 20 गाड़ियाँ रखी गई हैं। आप गिन लीजिएगा वीडियो को रोककर, 20 गाड़ियाँ, यानी आप अंदाजा लगाइए कितना ये चौड़ा होता होगा। अभी इतना जगह ये खाली ही है, यानी इसमें अभी 10 गाड़ियाँ और हो सकती हैं, यानी टोटल यहाँ से यहाँ लगाएंगे ना तो 30 गाड़ियाँ आ सकती हैं। जबकि जो हमारा हाईवे होता है, नेशनल हाईवे, वो केवल 4 गाड़ियों के लिए पर्याप्त होता है, 2 गाड़ियाँ आने के लिए, 2 जाने के लिए। तो इसीलिए उसको कहा जाता है 4 लेन हाईवे, 4 लेन। ये सोचिए कितना लेन है, 30 लेन है। ये इतना चौड़ा रहता हुआ है ये सुपर कैरियर। भारतीय जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनकी खराबी क्या है कि वो लोग ऊपर का डेक जो होता है, ऊपर का डेक ये बिजी हो जाता है जहाज़ों की वजह से कि लैंडिंग और टेक ऑफ का जगह नहीं है। इसलिए हमको डेक के अंदर एक फ्लोर बनाना पड़ता है, इसके अंदर हमें जहाज़ों को रखना पड़ता है, और यहाँ पे जहाज़ों की सर्विसिंग, उसमें हथियार वगैरह भर के फिर लिफ्ट की मदद से उसको ऊपर उठाया जाता है। यानी कुछ जहाज़ें ऊपर और कुछ जहाज़ों को नीचे रखना पड़ता है, क्योंकि ऊपर के डेक पर खाली जगह नहीं बच पाता है। कैटापुल्स का सबसे ज़्यादा फायदा अमेरिका को तब होता है जब वो अपने एवॉक्स और हैवी जहाज़ों को उड़ा सकते हैं। हम लोग अपने एवॉक्स एक ऐसा विमान होता है जो जहां उड़ता है वहां से लगभग 500 किलोमीटर की एरिया में रडार में आराम से देख लेता है कि पूरा रेडियस में कि क्या क्या चीज़ हो रहा है। ये रडार पे भी डिपेंड करता है, 200 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक के एरिया को निगरानी कर सकता है। लेकिन भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर से ये उड़ान नहीं भर सकते हैं। ये अमेरिका का जो नेवी का एवॉक्स है, इसे हम हॉक आई कहते हैं। ये हॉक आई जो है, इसके विंग्स जो होते हैं फोल्ड हो जाते हैं। फोल्ड होने की वजह से ये कम जगह लेते हैं। जब उड़ने के लिए रनवे पर आते हैं तो इनके विंग्स को खोल दिया जाता है, और ये ऊपर जो रडार देख रहे हैं ये 360 डिग्री देख सकता है वहां पर, और ये उड़ान भर लेता है। उड़ान भरने के बाद ये बहुत दूर तक जा सकता है। तो उसके बाद इसे और दूर तक ले जाने के लिए आप इसे मिड एयर रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, हवा में ही इसमें पेट्रोल भर सकते हैं, फ्यूल भर सकते हैं, और इसका रडार यहाँ तक पूरा घूमते रहता है। इसका रडार पूरे निगरानी कर लेगा। अब इतना हैवी और इतने बड़े विमान को हम अपने कैरियर से नहीं उड़ा पाते हैं क्योंकि कैटापुल्स नहीं है। हॉकाई जो है ये अपने विंग्स को खोल लेता है जब ये रनवे पर उड़ने के लिए तैयार रहता है। अदरवाइज में ये अपने विंग्स को सिकोड़े रहता है, जिससे कि जगह बहुत कम होता है। ये इसके विंग्स एकदम रेडी हो गए उड़ने के लिए। देखिए ये इतना बड़ा एरिया हैंगर खाली है, इतने छोटे से रनवे में इतने बड़े एवॉक्स विमान को उड़ा दिया जाएगा। ये पीछे से थ्रस्ट दे देगा इसको, बाकियों को रेडी किया जा रहा है। ये अपने कैटापुल्स को फंसाकर एकदम रेडी है। नेवी के जो अधिकतम विमान होते हैं उनके विंग्स ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। बाद में इनको जब रनवे पे ले जाया जाता है तो इसके विंग्स को नीचे गिराया जाता है, क्योंकि हैंगर में जगह कम रहता है। ये जो एवॉक्स है हॉकाई अब पूरी तरह से रेडी है, छोटे से रनवे में उड़ान भर गया। देखिए तो उतना में हम लोग मोटरसाइकिल नहीं उड़ा पाएंगे, इतने बड़े एवॉक्स को ये उड़ा दिया। उसके बाद इसको लाइन अप करके इसको उड़ा दिया जाएगा। लोड में ये भी भारी होता है, इसको भी उड़ा दिया गया इतने छोटे रनवे पर। हॉक आई एवॉक्स के मदद से अमेरिका को जो सबसे बड़ा फायदा होता है कि जो अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं सब, उनमें तो खुद का अपना रडार सिस्टम लगा ही है। ये 500 किलोमीटर तक निगरानी आराम से कर लेते हैं दुश्मन का कौन सा मिसाइल या जहाज आ रहा है। ये रडार काफ़ी बड़े होते हैं। यहाँ पर रडार थोड़ा सा बड़े इमेज में नहीं दिख पा रहा, इसलिए रडार को बड़ा कर दिए। इस पर कई वेराइटी के रडार लगे रहते हैं, कई कैटेगरी के। इसमें डापलर रडार भी लगाया गया रहता है जो मौसम को बता देता है। ये सारी चीज़ें बता देता है कि 500 किलोमीटर की एरिया में क्या हो रहा है।
लेकिन 500 किलोमीटर के बाद अगर कोई जहाज है तो ये तो नहीं बता पाएगा। इतना भारी भरकम है, आजकल मिसाइलों की रेंज तो आप जान रहे हैं हजारों किलोमीटर में हो रही है। तो उससे फायदा क्या हो रहा है, ये क्या करेगा एयरक्राफ्ट कैरियर, इस हॉकाई को उड़ा देगा यहाँ से और इसको भेज देगा अगले 1000 किलोमीटर तक। तो 500 ये देख लिया, 500 वो देख लिया, तो 1000 किलोमीटर तक का एरिया ये अपने लिए सिक्योर कर दिया। और 1000 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई मिसाइल एंट्री भी मार देती है तो इस जहाज को, सुपर कैरियर को अब संभलने के लिए काफी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 1000 किलोमीटर पहले ही पता चल जाएगा कि हमारी ओर कोई मिसाइलें आ रही हैं डायरेक्शन के साथ। क्या दिक्कत है, मशीन गन लगा दो वहां पर, आप धड़धड़ाते रहो, ससुरा आओगे थूर कुछ के अपने चल जाओगे वहां से। पृथ्वी के गोल होने की वजह से रडार की क्षमता एक और कम हो जाती है। जैसे मान लिया कि हमने यहाँ पे कोई एक रडार लगा दिया, हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पर है, यहाँ के रडार से देख रहा है, तो यहाँ पे ये 500 किलोमीटर एरिया देख लिया है यहाँ पे। लेकिन पृथ्वी गोल है तो रडार ऐसे सिग्नल देता है, और पृथ्वी गोल है तो ये सिग्नल तो ऊपर ऊपर चलेगा। पृथ्वी गोल होने की वजह से कोई जहाज अगर नीचे है तो आप देख नहीं पाते हैं, ये इसकी सबसे बड़ी खराबी होती है जिस पृथ्वी के घुमावट की वजह से। तो आपको जरूरी है कि आपका रडार थोड़ी थोड़ी 500-600 किलोमीटर की दूरी पर हो। पृथ्वी अगर सपाट रहती तो समुद्र पे खड़े रहते तो यहाँ से वहाँ दिखता, आपको कुछ खास एरिया के बाद समझे में नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी ऐसे गोल है। आपको इतनी भी छोटी नहीं है कि आपको दिखने लगेगा कि कहाँ से घूमी हुई है। हम गिर के, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आता है कि सर पृथ्वी गोल है तो जो आदमी यहाँ खड़ा रहता होगा, ये वाला आदमी ये गिर क्यों नहीं जाता है, नीचे क्यों नहीं गिर जाता है, ये तो बच्चा वाला चीज होता है सब, क्यों नहीं नीचे गिर जाते हैं, कभी और समझाएंगे। तो यही फायदा हो जाता है अमेरिका को। खुद एयरक्राफ्ट कैरियर से यहाँ तक निगरानी कर लिया और अपने हॉकाई को यहाँ उड़ा देगा तो वो यहाँ तक के एरिया को वो निगरानी में दे देगा। तो एक बहुत बड़े एरिया को एक बस इस रडार की मदद से, इस एवॉक्स की मदद से यहाँ तक में हम डोमिनेंस कर सकते हैं। भारत के पास निगरानी के लिए क्या है, तो रूस से आया हुआ हमारा कामो हेलीकॉप्टर। इस कामो हेलीकॉप्टर के नीचे रडार लगा देते हैं। आप सोचिएगा कि जब हेलीकॉप्टर हुआ उतरेगा तो कूच लेगा अपने रडारवा को, नहीं कूचेगा। देखिए इसका जो चक्का है ना वो ऊपर उठ गया, उतरते समय ना हाइड्रोलिक होता है, चकवा को नीचे कर देता है, तो यहाँ तक तो चक्के आ जाते हैं सब इसके। और उसके बाद ये जो रडार जो है ना इसे लटक रहा है, इसको फोल्ड करके ऊपर रख लेता है। होशियार है ये, थोड़ा सा देखने में धोधड़ है लेकिन काम करता है। लेकिन आपको भी पता है हेलीकॉप्टर के रेंज कम होते हैं, ज़्यादा दूर तक ये नहीं जा सकते, और इन्हीं पर हमला हो गया तो ससुराई भागियो नहीं पाता है, सब कोढ़िया होता है सब, ये सब हेलीकॉप्टर सब विमान तेजी से भागते हैं सर। और उसके अलावा हम लोग एक तो बहुत पुराना हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, ये सी किंग है, ब्रिटेन से आया तो ये भी पुराना हो गया। तो ये देखिए ये तो थोड़ा सा मॉडर्न है, ये पुराना है। रोमियो हेलीकॉप्टर नो डाउट अच्छा है, लेकिन सारे हेलीकॉप्टर की एक कमी क्या होती है कि भाई साहब उनका रेंज ज़्यादा नहीं हो सकता और सेल्फ डिफेंस में उनकी उतनी क्षमता नहीं होती है। और चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टर तो एकदम ओल्ड डेटेड है, ये किसी काम के नहीं है, तो केवल आने जाने की, ये तो मैनुअल निगरानी के लिए है कि कोई लुटेरा नहीं घुस रहा है, मतलब ये इंटेलिजेंस रडार वाले काम में नहीं आते हैं। इसके लिए भारत को भी अमेरिका की तरह हॉक आई एवॉक्स को लेना चाहिए, और अमेरिका देने के लिए भी तैयार है, ले भी लेगा। लेकिन हम क्या करेंगे उसको लेके, अब भारत को जरूरत है कि भारत के पास भी हॉक आई जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च होने वाले एवॉक्स की जरूरत होती है। कम से कम एक एयरक्राफ्ट पे 4 कि चारों डायरेक्शन में आप उड़ा दीजिए और आपका एयरक्राफ्ट कैरियर बीच में सुरक्षित रहेगा, ताकि आपका 1000 किलोमीटर के एरिया में आपका डोमिनेंस हो जाएगा। लेकिन हम करेंगे क्या, हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो इसकी जंप है, उस पर से कूदेगा तो गढ़वे में गिर जाएगा, नहीं कूद पाएगा। तो हम लोग एक अपना INS विशाल बना रहे थे, एयरक्राफ्ट कैरियर, सुपर कैरियर, जिसके ऊपर हम कैटापुल्स की व्यवस्था करने वाले थे। लेकिन 2030 तक तो गारंटी है कि ये आने वाला नहीं है, क्योंकि अभी ना नेवी जो है पैसे की बचत के लिए जा रही है, वो चाह रही है कि, और नेवी का एक तरह से सोचना सही भी है कि इतना भारी भरकम खर्चा करेंगे, गलती से भी एक मिसाइल हिट होगा तो ये पूरी खराब हो जाता है। इसलिए नेवी चाहती है कि हम अंडमान निकोबार जैसे द्वीपों पर ही अपना बेस बनाएं और वहां से हम एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करें। तो हमारा तो एक तो सपना ये चला गया कि हमारा INS विशाल आने वाला नहीं है जिस पे हम हॉकाई को ऑपरेट कर सके। इंडियन नेवी को करना क्या चाहिए कि जितना पैसा खर्चा करके हम INS विशाल को बनाते, उससे बेहतर है कि जो इसका आगे का जो थुथुरवा उठा हुआ है ना, इसको थूर दो, थुथुरवा को थूर के उसमें क्या करना चाहिए कि कैटापुल्ट सिस्टम को फिट करना चाहिए। कैटापुल्ट मेन सिस्टम क्या होता है, ऊपर ये पकड़ लेता है, इसका मेन मशीन नीचे रहता है, तो नीचे का डेक खाली करके इसको यूज कीजिए। जितना पैसा आप एक बड़े से जहाज में खर्चा करते उसका 10% में ये इंस्टॉल हो जाता है, और जैसे ही ये इंस्टॉल होगा हमारे जितने भी हथियार हैं वो पूरी फुली ऑपरेशनली हो जाएंगे। इसके लिए हमको अलग से हथियार लाने पड़ते हैं, जैसे जो एयरफोर्स मिग जहाज को यूज करती है MiG-29, वही MiG-29 नेवी यूज नहीं करती है, उसका नाम होता है MiG-29K।
MiG-29 के जो नेवी के पास है उसकी विशेषता क्या है कि इसके विंग्स जो होते हैं फोल्ड हो जाते हैं, जिस वजह से ये एयरक्राफ्ट के ऊपर जो डेक है वहां पे कम जगह लेते हैं। इसके विंग्स आप देखिएगा यहाँ पे फोल्ड हो गए हैं। ये विंग्स फोल्ड हो जाते हैं उड़ने के टाइम पे, जब ये मेन रनवे के एरिया पे आते हैं तो इसके विंग्स खुल जाते हैं और इसका जो लोड रेशियो होता है उठाने का ये काफ़ी ज़्यादा होता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लोड को उठा सकते हैं क्योंकि इसकी जंप में होता है। अभी आप सुने होंगे कि गलवान में इसको भी तैनात किया गया है ताकि वहाँ पर भी पहाड़ी एरिया में अच्छा से परफॉर्म कर सके। देखिए वर्तमान स्थिति में ना हमारे पास कैटापुल्स वाला कोई सुपर क्राफ्ट कैरियर है और ना ही हम अपने विक्रमादित्य जो कैरियर है या फिर विक्रांत है उसके स्की जंप को तोड़कर कैटापुल्स में बनाए हैं। तो क्या चाहते हैं कि हम लोग चुपचाप मुंह देखते रहें, दुश्मन हमारे एरिया में आ जाए? इसके लिए गवर्नमेंट या नेवी को तुरंत क्या करना चाहिए कि जो हमारे कोस्टल बाउंड्रीज में जो हमारे नेवल अड्डे हैं, जैसे विशाखापट्टनम में, चेन्नई में है, मुंबई में, हर जगह हमारी नेवी का बेस है। तो नेवी का जो अड्डा है वो दो तरह से होता है, एक ऑन शोर होता है, समुद्र के तट पर बनाया गया रहता है, एक पानी वाली जहाज होती है वहां पर वो अंदर गई रहती है। तो जो हमारा नेवी का जो नेवल बेस है जो जमीन पर बनाया गया यहाँ पर, यहाँ के लिए हमें ले लेना चाहिए हॉकाई को। ये हॉकाई इस एरिया पे रहेगा और यहाँ तक में क्या करेगा, निगरानी का काम कर देगा। ये इस एरिया में निगरानी का काम कर देगा। अमेरिका हमको ऑफर कर रहा था कि आप ये हॉकाई जो ये हमारा एवॉक्स है इसको ले लीजिए, तो भारत ने कहा कि हम इसको क्या करेंगे, लेकिन हमारे पास कैटापुल्स की व्यवस्था नहीं है, तो इसको तो लेना चाहिए। गलती कर रहा है भारत इससे पीछे हटके। इससे क्या करेंगे, हम यहाँ लगा के अगल बगल के एरिया में हम निगरानी कर सकते हैं और जो हमारे सुपर कैरियर हैं उन्हें हम दूर तक में भेज सकते हैं। अभी क्या होता है कि हमारे नेवी की जो जिम्मेदारी हो जाती है वो पास के एरिया पे भी हो जाती है और दूर के एरिया में भी हो जाती है। अब इसके लिए डबल समस्या हो जाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एयरफोर्स का भी तो है एवॉक्स विमान जो है, तो एयरफोर्स के पास खुद के एवॉक्स विमान इतने पर्याप्त संख्या में नहीं है कि वो इंडिया के इंटरनल भाग में पूरी तरह से निगरानी रख सके। हमसे ज्यादा एवॉक्स विमान पाकिस्तान बना लिया है, सोचिए इतना छोटा देश होने के बावजूद। तो ये हमारी लेट लतीफी को दर्शाता है। तो अब एयरफोर्स के पास खुद ही पर्याप्त नहीं है तो वो नेवी की कहां से मदद करेगा? और उसके बाद नेवी को अचानक निगरानी की जरूरत पड़ेगी तो एयरफोर्स को कहेगा कि विमान भेजिए, देखिए क्या हो रहा है। हमारा अपना रहेगा तो हम यहाँ आराम से साइड से कहीं से ऑपरेट करके उड़ा के आराम से इसे चेक कर सकते हैं। आई होप आप ये स्की जंप को समझ गए होंगे, इसके अंदर क्या क्या सिस्टम होते हैं, किस तरह से ये ऑपरेट कराया जाता है, रात में ये कैसे काम करता है, इसको कभी नेक्स्ट चर्चा कर देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।